और इसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी अभी नहीं पता चल रहा कि कब तक ऑन होंगी नहीं होंगी। सर ये तो गलत बात है ना वैसे। हाँ जी, हाँ जी, ये गलत बात है, आई एग्री। यार ये रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हो रही सर हो गई भी स्टार्ट। है मेरे तो इधर ये, अच्छा बस ठीक है। ओके, ये दिलशाद नबी साहब का मैसेज है जी, ये आप सबको नजर आ रहा होगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जी सर। हाँ जी, दिलशाद साहब दुआ करें ये कैंपस ऑन हो और यहाँ पे हम शुरू करें। इंशाल्लाह सर। मुमकिन है सेमेस्टर के एंड पे जब ग्रेड्स वगैरह फाइनल हो जाएं उसके बाद आपके तासुरात फर्क हो। अब ऐसे ही मतलब अंदाजा है। अभी तो यार वो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, वो कुछ हम कर ही नहीं सकते उसमें। सो एनीवेज, स्टार्ट में होता है ओ हो सर बड़े फलां, तो सर बड़े अच्छे, तो ये वो, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होती हैं तो फिर बंदा कहता है नहीं यार दुनिया बस ऐसी है, ये ज़िंदगी बस ऐसी है, तो फिर फलसफा शुरू हो जाता है। सर अच्छी लगी थी, सोचा आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया जी। ये चीज़ ये जो बताने वाली होती है ये पब्लिकली इसको कोशिश करें ना अवॉइड किया करें। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, इसके बेटे नुकसानात होते हैं। यानी जब आप किसी को प्रेज करते हैं तो कम चांसेस होते हैं कि वो जिसको प्रेज किया जा रहा है वो किसी खबासत से बच जाए, वो किसी खबासत में पड़ जाएगा। ओके सर, सॉरी सर। नहीं वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको यस सर। कि हाँ, इसके फिर आपको तो कुछ नहीं, आप तो कह के निकल जाएंगे आप बड़े खूबसूरत हैं। वो जिसको खूबसूरत कहा गया है वो बेचारा बस वो गया काम से। ठीक है, यस सर। अब वैसे आपने खूबसूरत नहीं कहा, आपने आवाज के बारे में कहा। सो एनीवेज, यस सर। सो अवॉइड पब्लिक मैसेजिंग लाइक दिस बिकॉज दिस इज अ क्लास। हो बाकी आप रखें लेकिन इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, सर। मैं और क्या बता रहा था आपको, हाँ जी, मैं बता ही रहा था कि बीच में जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे ना, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप सवालात करें और फौरी तौर पे सवालात करें, क्योंकि चीज़ें अगर आप उसी वक्त नहीं पूछेंगे बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और बाद में लोग ना मिड टर्म या फाइनल टर्म के करीब जाके बता रहे होते हैं सर हमें तो कुछ समझ नहीं आई कोर्स की, तो क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तब कोई फायदा नहीं है। आप फौरी तौर पे क्लास में पूछें और मैं उसको कोशिश करूंगा मल्टीपल तरीकों से, जो तरीके मुझे पता होंगे मल्टीपल तरीकों से आपको वाजे करने की कोशिश करूं, ताकि आप उसको डिले करेंगे कि अच्छा बाद में कोशिश करेंगे, एक दफा देखने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली होगा ये जो चीज़ आप क्लास में नहीं समझ रहे, ज्यादा चांसेस हैं कि वो फिर रह जाएगी, और अगर वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के साथ इंटरकनेक्टेड होगी जो कि नॉर्मली होती है, तो वो फिर अगले लेक्चर्स जो हैं उसमें भी वही लूप होल रहता जाएगा। थिंग्स विल मेक कॉम्प्लिकेटेड, बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए कोशिश ये करें कि आप सवाल पूछ लें, फौरी तौर पे पूछ लें। और कोई सवाल सिली सवाल नहीं होता, कोई सवाल ऐसा नहीं होता यार ये क्या पूछ रहा है, आई मीन नथिंग इज लाइक दैट। आप बस पूछें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो आपके लिए सबसे बड़ा मसला है, और आप बस उसको पूछें रिगार्डलेस ऑफ के बाकी जो बिग थिंकर्स हैं और बड़े हाई फाई लोग हैं वो क्या समझेंगे। डोंट वरी अबाउट दोस। ओके, यस। अमीर हमजा का सवाल है जी, अगर हम कैंपस में आके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बेटे, मेरे ऑफिस में आके तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी आई डोंट नो कि अलाउड है या नहीं। जो SOPs वगैरह हैं उसमें शायद कोई वो पूछना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो किस तरह से अलाउ करते हैं, किस मोड में अलाउ करते हैं। सो आई डोंट रियली हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये बता रहा था कि सवाल जो आपने करना है वो आपने बोल के करना है, यानी आप बोलेंगे, टेक्स्ट टाइप करते हुए आपको मुश्किल होगी और देर तक टेक्स्ट टाइप करते रहेंगे एक सिंपल सा सवाल के लिए, आप बोलेंगे। और उसमें कोऑर्डिनेशन आपस में इस तरह से कर लें कि अगर आपको लगे कि जो एक स्टूडेंट बोल रहा है तो जब तक वो बात कंप्लीट नहीं करता दूसरा स्टूडेंट ना बोले, क्योंकि वो फिर जब मल्टीपल लोग एक ही दफा बोलना शुरू होंगे तो ये जिस किस्म का मोड हमारा चल रहा है इसमें फिर नॉइज के इशू होंगे।
तो ये कोऑर्डिनेशन हमने मिलके करनी है कि यार एक स्टूडेंट सवाल कर रहा है तो लेट हिम कंप्लीट, और जब वो कंप्लीट कर ले तो उसके बाद, यानी एक वक्त में अगर एक बंदा बोल रहा होगा, बोलें सारे, लेकिन वो सीक्वेंस में बोलें बनिस्बत पैरेलल बोलने के। सो जो भी कोई बोल रहा है उसकी बात कंप्लीट होने दें, जब वो कंप्लीट हो जाती है फिर आप अपनी बात शुरू करें। और इसमें फिर कोशिश ये करें कि एक दूसरे को चांसेस दें, यानी दो बंदे बात शुरू करते हैं अचानक तो एक ही दफा शुरू कर देते हैं, तो उसमें चलें एक बात को शुरू कर ले और दूसरा थोड़ा बैकफुट ले ले, ताकि जैसे ये कंप्लीट करेगा उसके बाद मैं, तो उस तरह से ना हमारी ये सिंक्रोनाइजेशन इस पे सही रह जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, यस यस सर। ओके ग्रेट। और मैंने चीज़ें आपको क्या बतानी थी, हमारे सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह रिकॉर्डेड होंगे, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। और अभी आप थोड़ी देर बाद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग मैं किया करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग बड़ी हाई क्वालिटी की रिकॉर्डिंग होती है, और ये हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगी बाद में भी। आप बाद में अगर रेफर बैक करना चाहें, यू हैव कंप्लीट वीडियो लेक्चर अवेलेबल with very high quality content and all that stuff. So I have some gadgets and equipments just for recording, and I mean ताकि अगर बाद में भी स्टूडेंट्स इसको रेफर बैक करना चाहें तो ये मिल जाए, और क्लास के अंदर भी मैक्सिमम जो है वो इंटरेक्शन पॉसिबल हो सके, उसमें नॉइज़ के इश्यूज ना हो, आवाज़ के इश्यूज ना हो, उसमें पेन राइटिंग के इश्यूज ना हो। सो आई हैव दोज थिंग्स with me, and all the video lectures will be available to all the students for download and for whatever. Okay. Having said that, I'm not very good fan of marking attendance of students. I don't know why I'm saying this on record, but what happens normally is people start taking classes just because they are afraid of their absent markings. कि उनको absent mark कर दिया जाएगा. And if they're not interested and they just join the class because of the pressure of attendance, then what happens, they sometimes start, for example, creating noise in the class, or in most of the cases they just join and then they just leave somewhere else. And I mean they start doing cheating kind of stuff. So to avoid that, I will try my best to not mark the attendance. So if you want to join the class, if you want to, understand the material, study the material, if you want to join the class just for understanding the content, you're welcome. Otherwise, if you don't want to join the class, don't join the class just because of the pressure of attendance. So attendance will not be there almost always in my classes. This is also true for those students who can somehow at a particular time, they cannot take the class at a particular day due to some emergency or some stuff. The recorded lectures are there and they can just refer back. But I will recommend to not delay the viewing of recorded lecture very long, because otherwise it will be very difficult to handle massive amount of material in small amount of time. So that thing, one thing that I will be simulating is the surprise quizzes. I'll be giving you a surprise quiz. Because it's a surprise quiz, there is no schedule. So surprise quizzes will be there. They will be on Google Form. So maybe, for example, in any class, I just give you a Google Form link and you have to post the quiz back. So that is one thing that may require you to join the class, the attendance quizzes. Yeah. So far, so good. सियारा, आप मुझे रिस्पॉन्ड किया करेंगे? यस सर। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा तारुफ करते चलें, मेरा भी और आपका भी।
मेरा नाम काशिफ मुर्तज़ा है। और मुझे बड़ी जल्दी बता देना चाहिए था, मेरा नाम काशिफ मुर्तज़ा है। जैसा कि आपने वो देखा होगा उसमें जो एक्सेल शीट या जो भी आपको मिली है, मैंने BScs PUCIT से किया था और मेरा बैच है स्प्रिंग 2003 का बैच है मेरा, यानी स्प्रिंग 2003 से 2007 तक के ये 4 साल हैं, इसमें मैं PUCIT में स्टूडेंट था। और मैंने काफ़ी सारे जो PUCIT में लोग जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो मेरे भी असातिज़ा हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मैंने पढ़ा हुआ। सो आई वॉज अ स्टूडेंट इन PUCIT इन स्प्रिंग 2003 बैच। स्प्रिंग इसलिए कि उस वक्त स्प्रिंग और फॉल दोनों में एडमिशन्स होते थे। अभी तो सिर्फ फॉल में एडमिशन होता है, यानी एक साल में एक दफ़ा एडमिशन होता है। उस वक्त 2 दफ़ा एडमिशन होते थे, यानी फॉल में भी एडमिशन होता था, फिर 6 माह बाद फिर एडमिशन होता था। तो फॉल की डेट गुजर गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब डेट गुजर गई। और इंट्री टेस्ट रिजल्ट से पहले होते हैं, मैं गांव से हूँ, काड़ा से हूँ मैं, उसके भी पीछे गांव है वहाँ से, तो हमें पता ही नहीं था उधर के इंट्री टेस्ट पहले हो जाता है, रिजल्ट बाद में आता है। तो वो फॉल का गुजर गया, फिर स्प्रिंग में मैं अपीयर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडमिशन हो गया। तो स्प्रिंग 2003 में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था। 2007 में मैं यहाँ से फिर मैंने BScs कंप्लीट किया अपना, और उसके बाद मैं लम्स चला गया। लम्स से मैंने MPhil किया, और लम्स में MPhil किया मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर। और मैंने PhD भी शुरू की लम्स के अंदर, लेकिन वो PhD मेरी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। और फिर वो PhD मैंने यहाँ पे PUCIT में भी ट्रांसफ़र कराई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे वो कंप्लीट नहीं हो सकी, यानी वो टाइम गुजरता चला जा रहा है और मुझसे उस पर प्रॉपर काम नहीं हो रहा। सो जो कोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, नॉर्मली ये आप तक पढ़ा चुका हूँ, उनमें ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं वो मशीन लर्निंग डोमेन के हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन के हैं, जिसमें मशीन लर्निंग है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। जो कोर्स मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ाया हुआ है वो एल्गोरिदम एनालिसिस है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, एंड इस तरह के काफ़ी सारे सवालात हैं। जी, ये हमज़ा का कोई सवाल है शायद। हमज़ा, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? ओके। सो इस तरह के कोर्सेज हैं जो मशीन लर्निंग के और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ अब तक। ये हैंड रेज कर रहे हैं यार कुछ लोग, ये हैंड रेज का क्या मतलब है? अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सर, लें। यस सर। जी जी जी, सर पूछें। काइंडली अपना CGPA बता दीजिएगा कि आपका CGPA कितना था, क्यों? ये सर, पर आप आइडिया हो पब्लिक, जाए कि फर्क यार ये इसी। क्या बात है यार? देखें यार, ये कोई सर बात अगर है आप करने बुरा ना माने। की? नहीं यार, आप CGPA यार पब्लिकली पूछ रहे हैं, देख लें चलो यार। सॉरी सर, ना बताएं। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। यस सर। मेरा CGPA था 3.76। थैंक यू सर। सर CGPA मैटर करता है? यस, इट ओके मैटर्स, सर। इट मैटर्स। सो या, आई मीन, अगर ये कहा जाए कि CGPA कोई चीज़ नहीं होता, ये वो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट मैटर्स। बट अगर सवाल ये हो कि क्या सिर्फ CGPA मैटर करता है, दैट्स अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। कई दफ़ा हमने देखा है अपने इसमें कि कंप्यूटर साइंस के अंदर लोगों की प्रैक्टिकल स्किल कम होती है, लेकिन somehow they manage to get a good CGPA, एंड उनके लिए भी सर्वाइवल इतना आसान फिर नहीं होता आगे, हालांकि उनका अच्छा CGPA होता है। सो योर स्किल सेट प्लस योर CGPA बोथ दे मैटर। ठीक है। ये एक और स्टूडेंट है यार, इन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप पता नहीं इनका नाम नहीं यहाँ पे शो हो रहा। ये हैं फयाज खालिद। फयाज खालिद, आपका कोई सवाल है यार, पूछ लें। फयाज खालिद, आप मुझे सुन रहे हैं? क्या कोई मुझे सुन रहा है इस वक्त? यस सर। यस सर। ओके, सो मेरा ख्याल है फयाज खालिद जो हैं वो, उनका शायद कोई, वो बाद में शायद रिस्पॉन्ड कर देंगे।
अच्छा यार, जो टेरेबल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो ये है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोर्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या ऑटोमेटा थ्योरी भी कहते हैं, इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत कोर्स है, जबरदस्त कोर्स है, लेकिन टेरेबल बात यह है कि मैं जिंदगी में पहली दफा ये पढ़ाने लगा हूं और ये आपको पढ़ाने लगा हूं। ये टेरेबल इसलिए है कि जब पहली दफा कोर्स पढ़ाया जाता है ना, तो या वो कोर्स बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, यानी क्योंकि पहली दफा बंदा पढ़ा रहा होता है तो वो कहता है पता नहीं मुझे ये भी कवर करना चाहिए, ये भी कवर करना चाहिए। एक्सपीरियंस हुआ वो बार बार पढ़ाने का, तो पीपल गेट टू नो what kind of things in what kind of sequence they should carry on. But for the very first time when you offer a course, I mean, things can go either way, very positive or sometimes negative, both ways. Yeah. But मैंने ये कोर्स यहाँ PUCIT में भी पढ़ा था, और फिर MPhil में मैंने वहाँ लम्स में ये कोर्स जब पढ़ा था, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। I really enjoyed that course. I was really a big fan of this course, and I knew a lot of things at that particular time. And now I'm refreshing all my concepts and stuff to teach you. So इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि मैं ये कोर्स पहली दफा पढ़ा रहा हूँ। दो चीजें हैं, मुमकिन है मैं कुछ चीजें आपको गलत बता दूं, यानी आप ये समझें कि उस्ताद साहब हैं, लम से पढ़ के आए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे हैं, सीनियर्स ने भी शायद आपको कहीं पूछेंगे तो आप बताएंगे यार काशिफ साहब क्या बात है, ऐसे है वैसे। उससे आपके जहन में शायद ये बात बन जाए कि ये जो भी बात करेंगे वो ठीक होगी, लेकिन मुमकिन है ऐसा ना हो। मुमकिन है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ चूंकि मैं पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, और मुमकिन है मैं कई दफा तैयारी भी ना करके आऊँ, एम ही उठ के आ जाऊँ और लेक्चर तैयार ना हो और एम ही में आपको कुछ ना कुछ बना के दिखा के चला जाऊँ और आप कहें हाँ जी काशिफ साहब बता रहे हैं ठीक होगा। मुमकिन है अक्सर बातें जो मैं बताऊँ गलत हों, तो अगर आप मुझे नहीं पकड़ेंगे तो मैं तो बता के निकल जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रैशनलाइज द कॉन्सेप्ट्स, यानी एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो बाय रीजनिंग आपको क्लियर नहीं हो रहा, उसकी रीजन समझ में नहीं आ रही, डोंट बिलीव इट, जस्ट आस्क के सर यहां पे ये मुझे समझ नहीं आ रही। मुमकिन है वो वाकई बात सही हो और आपको समझ ना आ रही हो, और दूसरी बात भी हो सकती है वो मैं बात जो बता रहा हूं वो मैं बता ही गलत रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यस सर ठीक है जी। ये तो हो गया मेरा तारुफ। आपका तारुफ ये है कि आप BScs मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और गालिबन आपका छठा सेमेस्टर है। BSIT नो सर। BSIT मैंने बाय द वे जो पहला बैच यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने जब मैं हायर हुआ था एज टीचर, तो मैंने जो पहला बैच पढ़ाया था वो IT का बैच था। मुझे अब वो सेशन भूल गया, वो F11 के थे, F9 के थे मेरा ख्याल। आई गेस मैंने F9 को पढ़ाया हुआ, and they were IT students. I don't know if anybody of you if know Ramiz Raja. Anybody of you know Ramiz Raja? Yes, sir. Commentator. Ramiz Raja is your commentator? सर वो क्रिकेट टीम के कमेंटेटर नहीं है? Oh no, that Ramiz, no. Sorry. Ramiz Raja was my student from F9 बैच IT. He was a CR and I thought के शायद लोगों को पता हो जब सीनियर्स के साथ connections रहते हैं. So I'm not talking about Ramiz Raja cricketer. No. Anyways, so I taught BIT F9, I taught BIT F11 batch, and then a couple of other times I taught BIT. And my experience with BIT is really great. I mean, these IT students, I don't know, in my experience, I have taught SC, I have taught CS, I have taught IT. In my view, these IT students, they are much more sharp. I don't know why. I mean, होता ही है नॉर्मली कि हम समझते ही हैं कि यार ये IT के जो स्टूडेंट्स हैं इनका पता नहीं मेरिट कम होता है या ये या वो वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये रहा है, अब तक का मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है
ये रहा कि आईटी के स्टूडेंट अच्छे खासे शार्प होते हैं एज कंपेयर टू CS एंड SC स्टूडेंट्स, और बाद में भी उन्होंने प्रूव किया, यानी जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं दे परफॉर्म वेरी वेरी वेल. So I'm glad I have an IT badge again. Okay. अच्छा, शुरू करते हैं जी कोर्स. कोर्स है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, और इसकी एडवांस्ड फॉर्म है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. नॉर्मली ऑटोमेटा कहा जाता है, जब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नॉर्मली टाइटल होता है जब हम BS में पढ़ाते हैं इसको, और जब हम MPhil में थोड़ी सी इसकी एडवांस्ड वर्जनिंग पढ़ते हैं या थोड़े से मजीद कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. ये जी एक स्टूडेंट का कमेंट है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ. Inshallah, with this badge, your experience will be more interesting as compared to all previous batches. So, अल्लाह करे जी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो हमारा सबका आपस में. तो बिल्कुल सही बात है ये मोहम्मद फिजान साहब की. तो मैं ये कह रहा था कि ऑटोमेटा नॉर्मली कहते हैं जब हम पढ़ाते हैं इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यानी BS लेवल पे, उसमें हमारे कंटेंट्स जो हैं वो नॉर्मली एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाते हैं. ट्यूरिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैं बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं इंशाल्लाह. और जब हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जाते हैं तो वहाँ पे ये कोर्स जो है वो ये जो सारा BS में आप कोर्स पढ़ते हैं ये भी उसमें शामिल होता है, और उसमें फिर उसकी काफ़ी सारी आगे एडवांस्ड फॉर्म्स भी होती हैं जिसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से वो कहते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा यानी ये जो BS लेवल पे पढ़ाया जाता है ये भी एक काइंड ऑफ प्री रेक्विजिट होता है, लेकिन ये यहाँ पे वो प्रॉपर रिफ्रेशर उसका देते हैं. मिड टर्म तक यही कोर्स चलता है, फिर आगे नॉर्मली ये पैटर्न फॉलो किया जाता है. मेरा गोल इंशाल्लाह मैं सोच ये रहा हूँ कि मेरा गोल ये होगा कि मैं आपको BS के अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको BS के अंदर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन करवाऊँ, यानी हम ऑटोमेटा भी सारा पढ़ें और हम उससे आगे भी जाएं, यानी वो बातें जो MPhil वगैरह में जाके लोग सीखते हैं, वी लर्न दोस इन दिस पर्टिकुलर क्लास. एंड फॉर दैट ऑब्वियसली आई नीड योर कोऑर्डिनेशन. I need your coordination, your practice, and I mean interaction and all these kind of stuff. So as compared to other batches of automata at BS level, I guess we will be moving much more advanced. But we will covering everything. हम कुछ छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा contents cover करने की. That's my plan. This is the day one plan. It may change over time, but that's the day one plan. Clear है जी? Yes, sir. यस सर. अच्छा, अब मैं ना इस कोर्स की थोड़ी सी नेचर आपको बता दूं. ये प्योर थ्योरेटिकल कोर्स है. थ्योरेटिकल इन अ सेंस के ना ये वो यानी जैसे प्योर मैथमेटिकल कोर्सेज होते हैं ना, ये उस तरह का कोर्स है. लेकिन इसकी मैथमेटिक्स जो है ना वो उस तरह की नहीं है जैसे कैलकुलस की होती है. मिसाल के तौर पे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स वगैरह इसमें नहीं है. इसकी मैथमेटिक्स जो है ना वो प्रूफ ओरिएंटेड है, यानी जैसे डिस्क्रीट मैथ की होती है ना, लॉजिक एंड रीजनिंग एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, ये उस तरह की है. लेकिन बाकी ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कोई रनिंग फॉर्म में कोई कोड आपके सामने नहीं होगा, कोई फिजिकल चीज जो है वो आप इम्प्लीमेंट इससे नहीं, इसको देख के तो इम्प्लीमेंट फौरी तौर पे, ऑल्दो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं. यानी ये कोर्स जो है ये कह लें कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए. यानी जो लोग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जाते हैं दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कोर्स बिकॉज दिस इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दैट. सो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी आ गए बहुत ज्यादा, लेकिन इट गिव्स मोर लाइक थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर थ्योरी एंड इन पर्टिकुलर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशन. यानी कंप्यूटेशन हम कहते किसको हैं और ये कैसे होगी. और ये मजे की बात ये है, यानी इस कोर्स को या इस कंटेंट को जो डिजाइन करने वाले लोग हैं वो लोग 1930s और उससे भी पहले के लोग हैं. यानी ये तब के लोग हैं जब कंप्यूटर, अभी पहला कंप्यूटर बना ही नहीं था, और तब लोगों ने यानी ये क्लेम करना शुरू किए कि अगर कोई मॉडल होगा, कंप्यूटेशन का मॉडल होगा, कोई मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी
जिसको आप फिजिकली देखें तो एक मशीन होगी, जैसे कंप्यूटर साइंस, जैसे कंप्यूटर है, ये एक मशीन है। तो वो कंप्यूटेशन मॉडल जब सोचते थे, यानी कंप्यूटेशन मॉडल आपको क्यों चाहिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को आप किसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मे बी स्ट्रिंग्स की फॉर्म में या किसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उस रिप्रेजेंटेशन को आप किसी कंप्यूटेशन मशीन के ऊपर लेके जाएंगे। वो कंप्यूटेशन मशीन जो है वो किसी प्रोसेस के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और फिर सोल्यूशन किसी वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। आज तो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। आज तो फॉर एग्जांपल अगर हमने देखना हो कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कितने लोग हैं जिनकी एज जो है वो 15 साल से कम है, कितने हैं जिनकी एज 15 से 30 के दरमियान एंड सो ऑन। तो हम ये सारा डेटा इकट्ठा करके एक्सेल में डाल के एक बड़ा खूबसूरत चार्ट बना लेंगे और बड़ी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और एक्सेल में ना डालें कि C++ में। आई मीन यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज नाउ यू हैव proper computational machine. You have your problem represented in a particular way, and you know what are the steps of the solutions, and you know how the solution will be represented. लेकिन अंदाजा लगाएं उन लोगों के बारे में कि जब कंप्यूटर नहीं था और वो ये सोच रहे थे कि जब कभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएंगे, यानी मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन बनाएंगे, एक ऐसा मॉडल जो कंप्यूटेशन किया करेगा, तो उस मॉडल को जब हम प्रॉब्लम दिया करेंगे तो वो प्रॉब्लम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ करेगी, वो मॉडल इवेंचुअली क्या किया करेगा और सॉल्यूशन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ करेगा। ये वो लोग हैं जब कंप्यूटर नहीं था तो ये कह रहे थे कि जब कभी कंप्यूटेशनल मशीन बनेगी तो उसके फीचर्स क्या होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे यार। इन्होंने कहा कि अच्छा जो भी कोई कंप्यूटेशनल मॉडल होगा इवेंचुअली वो कितना पावरफुल हो सकता है, उसकी पावर से मुराद क्या है, उसमें जब प्रॉब्लम कोई रिप्रेजेंट की जाएगी कैसे की जाएगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रिंग्स किस फॉर्म की होंगी। जब वो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन जो है, कंप्यूटेशनल मॉडल जिसको अभी हम कंप्यूटर कहते हैं, या कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जो कंप्यूटेशन करती है, वो जो मॉडल है उसको जब प्रॉब्लम रिप्रेजेंट की जाएगी वो किसी फॉर्म में उसको सॉल्व करेगा। उसको सॉल्व करने के लिए उसके पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जो कंप्यूटेशन मॉडल है उसके फीचर्स क्या होंगे इवेंचुअली टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और फिर जब वो सॉल्व कर लेगा तो सोल्यूशन किस तरह से देगा। दे देन थिंक द कंप्यूटेशनल मॉडल एंड दे थिंक डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंप्यूटेशंस। फॉर एग्जांपल अगर वो कंप्यूटेशन के दौरान उसको कोई इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो उसको कोई मेमोरी चाहिए होगी, तो वो सेव कैसे करेगा। अगर मेमोरी नहीं अवेलेबल तो कंप्यूटेशनल मॉडल कितना पावरफुल होगा, अगर मेमोरी अवेलेबल कर दें तो कितना पावरफुल होगा, एंड सो ऑन। एंड दे वर थिंकिंग अबाउट द मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन विदाउट हैविंग द फिजिकल कंप्यूटर, एंड दे वर थिंकिंग कि जब कभी इस तरह की कोई मशीन डिजाइन होगी तो उसमें ये वाले फीचर्स होंगे, और उससे आगे मजे की बात, ये वाली प्रॉब्लम्स होंगी जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकेंगी। इवन इफ वी हैव अ फिजिकल मशीन दैट हैज ऑल दी स्पेसिफिकेशंस जो हम सोच रहे हैं राइट नाउ, स्टिल देयर विल बी दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट विल रिमेन अनसॉल्वेबल। और ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी जो सॉल्व हो जाएंगी। ये जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एफिशिएंटली सॉल्व होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं दैट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो हम अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो हम उसका कोड लिखेंगे, कोड लिख के रन करेंगे, ज्यादा डेटा पे वो जल्दी रन हो गई तो एफिशिएंटली सॉल्व हो गया, देर ले रही है तो देर से सॉल्व हो रहा है। दे वर हैविंग नो कंप्यूटर एट ऑल एंड they were designing these theories. Whenever a computational machine will arrive, it will have these features. These problems will be unsolvable. They can never be solved by a computational model that we are giving. And among the solvable problems, there are categories of problems that are solvable in different amount of time. Sir? Make sense? Yes. So it's a connection N versus NP वाले से लग रहा है, P versus NP वाले से। Exactly. This is foundation of NP. This is foundation of NP complete, NP hard, halting problem, unsolvable problem, polynomial time problem. This
this is complete foundation of analysis of different kind of procedures. Actually, analysis of algorithms का जो course है, उसके भी जो advanced versions हैं, they are actually based on this theory. And you are exactly right. Okay, sir. Thank you. Okay. So, so this course will be completely oriented as think about you are in that age where there is no computer and you are thinking that there will be a computational machine that will do computations. You have certain problems and you will solve them. And you are in that age. Let's say, think yourself, you're in that age. If you go in that age, then you will understand this theory much better because this is so abstract. And it is so powerful because without having computers, they knew that whenever the computers will arrive, they will not be able to solve these kind of problems. There are unsolvable problems. I mean, think about how powerful these people and how crisp thinkers they were. And one of the names in these is Turing, if you have heard the name Turing, Alan Turing. Yes? Anybody sir. have Yes, Turing sir. का नाम Turing का नाम सुना है? जी सर. एलन ट्यूरिंग. तो ये एक मशहूर आदमी, एक ये है, और भी लोग हैं, चर्च है, एक गडल है, और भी काफी लोग हैं जिन्होंने बेतहाशा इसमें काम किया है. So in this particular course we will be introducing that abstract models that turn out eventually into computer or computational machine, and based on those models you can analyze a problem without actually having the computer solution of that problem. I mean, reasoning a problem without having its solution, without having its run. I mean, you can reason a runtime, for example, runtime of a problem without having the code running in C++ and stuff like that. You can reason a problem that this particular problem, the solution cannot be coded in any programming language. You can say that. Make sense? Yes, sir. Okay, so let's start by again, think yourself, you are in the age of 1930s or something like that. Okay, and you are designing all the model theory and stuff like that. So let's see. Can you see my computer screen? Can you see that? Yes, sir. Okay. First of all, the representation of any concept. Normally, these concepts are problems. Maybe, but let's keep that thing as concept. How to represent any concept? For that, we need characters. Yes? Yes? जैसे अंग्रेजी में कोई चीज रिप्रेजेंट करनी हो तो अंग्रेजी का कोई अल्फाबेट का सेट होता है, फिर उससे वर्ड्स बनते हैं, फिर वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं. मेक सेंस? Yes, sir. So if you want to represent anything, you first must have a language to represent it. And for language, you must first have the alphabet of the language, any language. Yes? So the alphabet is represented as this symbol, sigma, that's the symbol to represent alphabet. For example, the binary language has this alphabet. These are 0 and 1, these are alphabets, and this set is known as alphabet. So this sigma is alphabet. Yes? Another alphabet, for example, is a common alphabet that you know is A, B, C, Z, and then capital A, capital B, Z, and then maybe there are some special characters here. That is also an alphabet. Make sense? Yes, sir. Yes. Okay.
Okay, so in this particular course, we will assume that alphabet is always a finite set. Whatever the alphabet is, it's finite. It is not an infinite set. The number of alphabets are finite. Then having those alphabets, you can do a lot of things, but the alphabet itself is a finite set. So that's the definition of alphabet. Next definition, string. What's a string? String is defined as any concatenation of alphabets. जी आ जाएं। वालेकुम सलाम। हमें सर खारिज से मिल रहे हैं। ये सामने ऑफिस है बेटे उनका, ये बाहर जो सामने ऑफिस है। वेलकम। Any concatenation of alphabets. For example, if I'm assuming my alphabet to be this, let's say this is my alphabet. Referring to this alphabet, this is a string. And this is also a string. Another string is this. And similarly, this is a string. And this is also a string. These are all strings out of this alphabet. Make sense? Yes, sir. Great. So after string, it's common to denote strings as W. So let's say W1 is this string, W2 is this string. I mean any variable. W3 is this string, and this might be W4, different strings on this alphabet. Okay? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the third thing is a language. What do we mean by a language? चूंकि इस कोर्स के अंदर हमने जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं उनकी थ्योरी को बड़ी डिटेल से पढ़ना है. फॉर्मल लैंग्वेजेस जैसे C++ एक फॉर्मल लैंग्वेज है, पाइथन एक फॉर्मल, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सारी फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं. इनफॉर्मल लैंग्वेज जैसे नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश, ये इनफॉर्मल है. तो इस कोर्स के अंदर हमने जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं उनको तफसील से पढ़ना है. सो लेट्स डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय अ लैंग्वेज. क्लियर? Yes, sir. Yes. लैंग्वेज. और ये अज्यूम किया जा रहा है कि जब लैंग्वेज की बात हो रही है तो अल्फाबेट डिफाइन किया जा चुका है. लैंग्वेज अल्फाबेट के ऊपर ही होगी ना. लैंग्वेज जो है वो स्ट्रिंग्स की बेस पे होगी और स्ट्रिंग्स अल्फाबेट की बेस पे. सो लैंग्वेज ओवर एन अल्फाबेट. अल्फाबेट आपने पहले से डिफाइन कर लिया, व्हाट डू वी मीन बाय अल्फाबेट. देन लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज इज एनी सेट ऑफ strings. This is called language. Any set of strings. For example, over this particular alphabet, we can have a language like this. This is a set of strings, and so it is called a language. That's as simple as this. A language is just some set of strings. That's how the language is defined. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही? खैर मुश्किल आई तो नहीं अभी कोई, लेकिन if you have any confusions, I can stop and याद रखें ये मैं गलत चीजें बता सकता हूं क्योंकि मुझे चीजों का ज्यादा पता नहीं है, तो मुमकिन है मैं गलत बता जाऊं. सो आपने बड़े गौर से सुनना है ये चीजों को. ठीक है? ओके सर. सही सिग्मा साइन को अल्फाबेट कहते हैं?
डिनोट किया जाता है, यानी इस लिटरेचर के जो लोग हैं वो सिग्मा से अल्फाबेट को डिनोट करते हैं। मैथ में ये सिंबल जो है वो समेशन के लिए भी यूज होता है, लेकिन जब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ये सिंबल लिखा जाता है तो इसका मतलब लार्जली जो लिटरेचर के लोग हैं, जो इस लिटरेचर के लोग हैं, दे थिंक अबाउट अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स। आप अपने तौर पे कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट्स अ स्टैंडर्ड सिंबल दैट पीपल यूज। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं डब्ल्यूज। वैसे आप एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के तौर पे, लेकिन स्ट्रिंग्स को नोट डाउन करने के लिए जो स्टैंडर्ड सिंबल्स प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं, इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूज करते हैं, दे यूज डब्ल्यूज। ओके, सर ये जो अल्फाबेट है ये एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है? any set of characters. Once you have defined those characters, then based on that you have strings, based on that you have a language, then based on, अब जो भी आप आगे मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन बनाएंगे वो उस लैंग्वेज पे होगा जो इस अल्फाबेट पे डिफाइंड है। जैसे कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज डिफाइंड ओवर दिस अल्फाबेट। सो जितनी भी बात होती है लैंग्वेजेस की सारी वो इस अल्फाबेट के ऊपर होती है। Make sense? If you come up with another language to analyze, you may come up with a different alphabet. Later in this course, we will see that it is sufficient to have this alphabet 0 and 1, because almost all the problems they can be represented as binary strings. I mean, all the descriptions, they can be converted to binary strings. So this cute little alphabet 0 and 1 only is very, very powerful. It has capacity to represent a lot of things for computations. But your question is valid. You can have any number of characters, any characters in the alphabet. Make sense? Yes sir. Yes, sir. Okay. Then we now have defined alphabet, we have defined string. What do we mean by a string? We have defined what do we mean by a language. Next thing, we define the first computational model, your model of computation. Computational model. This is the first one that we are going to describe here. More powerful models of computation will arrive as we move on in this course. And that is called finite state machine. And it is also called finite state automata. Whether you call it as FSM, finite state machine, or you call it as FSA, finite state automata, or finite automata, there are several names, but yeah, that's the first computational model that we are going to study. Okay? Yes, sir. So let's see, what do we mean by a computational model? What is this model? This model has what kind of things in it? How to describe this model? यानी इसको यूं समझें जैसे आप फर्ज कर लेते हैं, जस्ट फनी एग्जांपल देने लगा, फर्ज कर लेते हैं आप अफीम सेंटर पे जाते हैं और उसको कहते हैं यार मुझे फाइनाइट स्टेट मशीन दो, तो बेसिकली वो आपको क्या देगा? यानी वो फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर क्या चीजें हैं? What is that thing that is called a model? Make sense? So let's see. First of all, alphabet. The computational model is defined over an alphabet, whatever that alphabet is. For example, the alphabet can be as simple as 0, 1, or it can be as complicated as whatever you want. So computational model, first thing, what is the alphabet on which we are going to perform computations? Because these are the alphabets out of which we will make strings, and these are the strings upon which we will be doing some computations, whatever that computation means. Yes? Yes? Yes sir.
Second thing is the set of states, and it is called as Q, set of states Q. So set of states, because it is doing computation at different times, the model will be in different state. As it is doing a processing or computation, the model will be in one state or in another state or in another state and so on. So there are some set of states in the model that is called Q. Okay, let me define those states as Q1, Q2, maybe several states, but as described, the number of states must be finite. Finite state machines means the number of states are finite. Okay, there are finite set of states a computational model at a particular time can be in. Okay? Okay, sir. Okay. I will make these things very concrete. Let me go through the ingredients and then I will draw things. जब मैं picture बनाऊंगा तो जब मैं graph बनाऊंगा, it will make much more clear. But let me first describe what are the ingredients of a computational model. Alphabet. It can be any alphabet, for example, 0, 1, or it can be any other set of states, these things. Number 3, in these set of states, there is an initial state. We must have mentioned out of the states, what is the initial state, which means when we start computation, when we start running the model, from where we have to begin, there must be an initial state. So initial state specified होगी. ऐसे ही है जैसे आप इसको बिल्कुल फनी एग्जांपल के तौर पे देखें, आप ऑफिस सेंटर में गए, वो कहते हैं भाई इसके ये अल्फाबेट्स हैं, ये इसकी स्टेट है, और ये बजन इनिशियल स्टेट इसकी है Q1, ये वाली, यहां से आपने शुरू करना है, ये वाला बटन दबाना है आपने. लेट्स, ठीक है? यस सर. यस सर. और याद रखिएगा, इनिशियल स्टेट इज ऑलवेज यूनिक. इनिशियल स्टेट हमेशा एक होगी, मल्टीपल नहीं हो सकती. और उसको हम Q1 से लिखा करेंगे, जो भी स्टेट होगी. इट्स अ सिंगल स्टेट. ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल स्टेट्स हों जहां से कंप्यूटेशन शुरू हो सकती है. दैट्स अ सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर? Yes, sir. Okay. Then we have set of final states denoted by F. Let's say Q, F1, Q, F2, Q, Fk. इनिशियल स्टेट एक ही होगी, यूनिक होगी, लेकिन फाइनल स्टेट्स फर्क हो सकती हैं. फाइनल स्टेट क्या होती है? जहां पे जाके कंप्यूटेशन, जो भी कंप्यूटेशन हो रही है, जैसे इनिशियल स्टेट से आपने कंप्यूटेशन शुरू करनी है, फाइनल स्टेट विल रिप्रेजेंट कि यार कंप्यूटेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो सही है, गलत है या नहीं है. वी विल सी the idea of final state later on in this lecture. But right now, think about in the set of states, there is a particular state called the initial state. There are some states that are final states, and the rest of the states are neither initial states nor final states. Okay? Yes? सर ये जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं, इसमें सारी स्टेट्स नहीं आ जाएंगी? सेट ऑफ स्टेट्स में तो सारी स्टेट्स हैं, क्यू के अंदर सारी हैं. यानी इसको ऐसे समझें जैसे शॉपकीपर आपको कह रहा है ये सारी स्टेट्स हैं, ये जो इसमें एक स्टेट पे है ये इनिशियल स्टेट है, ये जो 4 स्टेट्स हैं ये फाइनल स्टेट्स हैं. ये डिस्क्रिप्शन आपको, यानी आप उससे लेते हैं, उससे आप पूछते हैं भाईजान ये तो सारी स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट कौन सी है? वो कहता है यार ये इनिशियल स्टेट है, ये जो लाल कलर की लिखी हुई है. आप कहते हैं फाइनल स्टेट्स कौन सी हैं? वो कहता है यार ये जो 4 स्टेट्स हैं ना, ये जो ग्रीन कलर की हैं, ये फाइनल है. मेक सेंस? Yes. अब इनिशियल स्टेट आपके लिए क्या माने रखती है, फाइनल स्टेट आपके लिए क्या माने रखती है, वो हम देखते हैं आगे. लेकिन ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट सारी ये क्यू के हिस्से हैं, क्यू में से हैं. क्यू इज सेट ऑफ ऑल स्टेट्स.
कुछ स्टेट्स को आप हाईलाइट करेंगे दीज आर फाइनल स्टेट्स, और एक स्टेट को आप हाईलाइट करेंगे दिस इज इनिशियल स्टेट. यस, सर ये फाइनल स्टेट्स मल्टीपल्स होंगी? फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकती हैं, एक से ज्यादा हो सकती हैं. इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही होगी, फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती हैं. जी सर. ठीक है जी. ओके 5, एंड मैं इसको बड़े मुख्तलिफ कलर में लिखने जा रहा हूं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशनल मॉडल. दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फंक्शन. आप उसको स्मॉल एफ से डिनोट कर लें, या इस तरह से नॉर्मली किताबों में लिखा जाता है ट्रांजिशन फंक्शन. ये होता क्या है, ये एक फंक्शन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे अगर आप हैं, लेट्स से क्यू आई पे अगर आप हैं, और उस वक्त आपको कोई एक करैक्टर मिला अल्फाबेट में से, लेट्स से 0, तो आप नेक्स्ट स्टेट आपकी कौन सी होगी? यहां पे 0 की जगह 1 भी आ सकता है. I, J, K, P, whatever, P. Make sense? यस सर. सो ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा? ट्रांजिशन फंक्शन बताएगा कि अगर आप मॉडल की किसी भी एक स्टेट में हैं और उस स्टेट में आप इनपुट से कोई इनपुट होगी, आपने कंप्यूटेशन करनी है तो कोई ना कोई इनपुट होगी, और अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा इनपुट हमेशा स्ट्रिंग्स होंगी. अल्फाबेट के ऊपर जो स्ट्रिंग्स होंगी दैट इज आवर इनपुट. स्ट्रिंग के ऊपर कंप्यूटेशन से मुराद क्या है कि स्ट्रिंग के ऊपर आप कंप्यूटेशन करना शुरू कर दें यूजिंग दिस कंप्यूटेशन मॉडल. इनपुट एक स्ट्रिंग आएगी, ये मॉडल स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा और स्टेट्स को चेंज करता रहेगा. यानी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं और उस वक्त इनपुट से आपने 0 रीड किया है, तो अब आपने किस स्टेट पे जाना है? अगर आप किसी भी स्टेट में हैं और आपने इनपुट में से रीड किया और वो 1 है, तो अब आपने किस स्टेट पे जाना है? दिस इज डिफाइंड and this is known as the transition function. That is the most important function of overall computational model. Make sense? Yes sir. Yes sir. So let me give you an example of this computational model or finite state machine. By the way, computational model is much more abstract thing. Here I'm talking about finite state machine or finite state automata. Let's say so let me draw a computational model or finite state machine in front of you that will make almost all these things much more clear. So for example, Q1, that's a state, that's a pictorial form. यानी बजाय आप ये 5 मतलब डिस्क्रिप्शंस लिखने के, यू कैन रिप्रेजेंट इन पिक्टोरियल फॉर्म एज वेल. Q2 एंड Q3, अच्छा. और जो फाइनल स्टेट है नॉर्मली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल सर्कल से. Here the final state is only Q1. Alphabet is 0 and 1. Let's say जो इनिशियल स्टेट है उसके इनकमिंग एरो होता है और वो एरो कहीं से भी नहीं आ रहा होता, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इनिशियल स्टेट क्या है. नॉर्मली इनिशियल स्टेट को हमेशा Q1 लेंगे, लेकिन देयर इज दिस थिंग. अब ये कंप्यूटेशन क्या करेगी? कोई एक स्ट्रिंग आप इसको दें, कोई भी स्ट्रिंग दें, ये उस पर कंप्यूटेशन क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है 0 0 1 1 0 1 1 0, कोई ये एक स्ट्रिंग है, उसके ऊपर ये फाइनाइट. अभी ये फाइनाइट स्टेट मशीन में मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है कि इनिशियल स्टेट कौन सी है, हाईलाइट कर दिया. फाइनल स्टेट कौन सी हैं, इसमें एक ही थी, हाईलाइट कर दी. लेकिन अभी तक मैंने ट्रांजिशन फंक्शन हाईलाइट नहीं किया, तो मैं अब ट्रांजिशन फंक्शन लिखने जा रहा हूं. अगर Q1 पे कभी भी अगर मॉडल इस वक्त फाइनाइट स्टेट मशीन इस वक्त Q1 पे है और वो इनपुट में से 0 कैरेक्टर 0 रीड करती है, तो वो उसकी नेक्स्ट स्टेट भी Q1 ही होगी. इट विल स्टे ऑन Q1. That's a transition from Q1 if we read. So for example, that means this. If we are in Q1, we read 0, we will go to Q1.
Make sense? Yes? Yes, sir. सर ये Yes, फंक्शन sir. कुछ भी हो सकता है ना, ये आप Sorry? ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है कि आप अपनी मर्जी ये का ले फंक्शन लें? कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। फंक्शन चेंज, ये ट्रांजिशन फंक्शन चेंज और किस्म का होगा तो एक फर्क किस्म की फाइनाइट स्टेट मशीन बनेगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, ट्रांजिशन फंक्शन लेट्स से दिस इज 1, विच मीन्स कि अगर आप Q1 पे हैं और आप 1 रीड करते हैं, वेयर विल यू गो? यू विल गो टू Q2। सो Q1 के लिए ट्रांजिशन फंक्शन कंप्लीटली स्पेसिफाई हो चुका हुआ है Q1 स्टेट के लिए, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एवरी स्टेट। क्लियर है? आप मुझे Yes, बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि ये जो मैंने अभी एरो ड्रॉ किया है, इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा? यानी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? sir, Sir, Q2 Q2 comma 1 is Q2. Q2. Excellent. And if we read a 0, then we will go there. So can you tell me what is that thing? Yes? Yes, Yes. sir. Okay. And then 0 or 1. This comma means or. If you read 0, you go to this. If you read 1, you go to this. So the transition is the following. Q3, comma 0, you go to Q2. Q3, comma 1, you go to Q2. So that's the transition function defined as a table. Clear? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपको सिर्फ ये ट्रांजिशन फंक्शन दे दूं तो आप ये तस्वीर बना लेंगे। यस? यानी अगर मैं तस्वीर ना दूं, ये टेबल दे दूं, यू कैन बिल्ड अप दिस पिक्चर। और ये पिक्चर के लिए जरूरी नहीं है यही हो कि Q1 लेफ्ट पे लिखा हुआ है, Q2 राइट पे लिखा हुआ है। आई मीन उसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। यस? Sir, Yes, final sir. stage का क्या लगेगा? Sir, ये किसी का सवाल था बीच में रह गया, प्लीज पूछिए दोबारा। ये फाइनल स्टेज भी किस तरह क्लियर होगी अगर टेबल से बैग में आए? ओ बिल्कुल। सो आप ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन के अलावा हमें ये चीजें भी चाहिए, है ना? सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन ये नहीं बता रहा कि इनिशियल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट कौन सी है, Yes. ये बता रहा है कि स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशंस कैसे हो रही हैं। तो ये पहले 4 पॉइंट्स जो हैं, these are also needed for specifying this picture. So that means if you have 1, 2, 3, 4, and 5, you can draw this picture. Yes? Yes. If you have this picture, can you write the 5 points? If you have this picture, can you write all Yes, the 5 sir. points? Yes, sir. So फाइनाइट स्टेट मशीन को चाहे इस पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, चाहे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, दीज आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? क्लियर है। सर ये Okay. Q3 से Q2 की तरफ जो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? 0, 1, 0,1। यानी अगर आप Q3 पे 0 रीड करें तब भी आप Q2 पे आएंगे, Q3 पे अगर आप 1 रीड करें तब भी आप Q2 पे आएंगे। दो डिफरेंट एजेस बनाने की से बेहतर था ना मैंने एक ही एज पे 2 सर आवाज कट रही। इनपुट्स लिख दी। अदरवाइज 0 के लिए एक एज बनाना। आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही अब आई या वन की आवाज कट रही है या? Yes, sir. Sir. Yes, 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 s
जी, इज इट स्मूथ नाउ? शुड आई गेट मोर? सर स्टिल इज ओके जी बेटे, दोबारा बताएं क्या आपने सवाल पूछा? सर मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पे रह गया, अगर टेबल से जा टेबल से तो नहीं वो आ फिर सकते हमें पिक्चर। टेबल से वो फाइनल स्टेज इनिशियल स्टेज ये किस तरह पता लगेगा? जी टेबल से नहीं आ सकते, सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन से पिक्चर नहीं बना सकते। वी नीड ऑल दीज 5 स्टेप्स, यही मैं बता रहा था। हमें ये पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए टू बिल्ड अ पिक्चर। ये सारा कुछ चाहिए। क्लियर है? यस? सर ये एक बार बता देंगे स्टेट क्या चीज़ है? स्टेट जो है स्टेट इज सम डिस्क्रिप्शन। कंप्यूटेशन मॉडल जो है वो किसी एक स्टेट में है, उस स्टेट की जो भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। ठीक है, आई मीन एब्स्ट्रैक्ट वे। उस स्टेट को Q1 का आपके लिए मतलब क्या है, दैट्स समथिंग एल्स, बट Q1 इज अ पर्टिकुलर स्टेट इन अ कंप्यूटेशन। जब प्रोसेसिंग हो रही होगी, जब कंप्यूटेशन हो रही होगी, तो जैसे जैसे आप इनपुट को रीड करते जाएंगे, द मॉडल विल बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है सर। या एल्गोरिदम विल बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जो भी आप इसको कह लें। सही है जी सर। जी। मैंने एक और सवाल ये पूछा था कि क्या इस तस्वीर से आप वापस ये पूरा बड़ा वाला टेबल और ये 5 नकात लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ जी लिख सकते हैं। सो लेट मी मेक अ डबल एरो बिटवीन दीज, दिस एंड दैट। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको कोई आप स्ट्रिंग दें, कोई भी एक स्ट्रिंग। अब ये मॉडल अपनी कंप्यूटेशन करने लगा है। कंप्यूटेशन मींस कि स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट एक एक कैरेक्टर रीड करेगा और ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट स्विच करता रहेगा। मेक सेंस? यस सर। लेट्स सी। सबसे पहले इस इनपुट स्ट्रिंग से उसने 0 रीड किया। और चूंकि स्टार्ट में वो Q1 पे ही था, Q1 इज इनिशियल स्टेट, वी अज्यूम कि इट इज एन इनिशियल स्टेट। सो 0 उसने रीड किया, 0 रीड करने के बाद वो Q1 पे ही रहा। ठीक है? यस? यस यस सर। उसके बाद उसने 0 रीड किया, इट स्टेज ऑन Q1। यस? यस सर। उसके बाद उसने 1 रीड किया एंड इट गोज टू Q2। मेक सेंस? यस सर। स्ट्रिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती है अपनी कंप्यूटेशन जारी रखेगा, और कंप्यूटेशन से मुराद यही है अपनी स्टेट्स चेंज करता रहेगा अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन फंक्शन। फिर इसने 1 रीड किया एंड इट स्टेज इन Q2। यस? यस सर। देन इट रीड 0, सो 0 रीड करके ये Q3 पे आ गया। यस? यस सर। देन इट रीड्स 1, और 1 रीड करने के बाद ये Q2 पे आ गया। अभी इस वक्त ये Q2 पे। सर Then it लेट्स reads, सपोज यहाँ पे अभी 1 ना होता, 0 होता तो Q3 पे दोबारा आ जाता। अगर 0 होता तो इसने फिर Q2 पे ही आना था, क्योंकि चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इसने Q2 पे ही आना है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। इसके बाद इसने एक 1 और रीड किया एंड इट स्टेज इन Q2। देन इट रीड्स अ 0 एंड इट गोज टू Q3। सही है जी? यस सर। अब स्ट्रिंग फिनिश हो चुकी हुई है, इनपुट आपकी फिनिश हो चुकी हुई है। अगर इनपुट फिनिश होने के बाद आप फाइनल स्टेट पे नहीं हैं, देन वी से FSM रिजेक्ट्स W। अगर आप फाइनल स्टेट पे नहीं हैं, इसने ये एक्सेप्ट नहीं की, इसने रिजेक्ट कर दिया ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अगर गौर से देखें, इसी स्ट्रिंग पे मैं एक और 0 एंड पे या एक और 1 लगा दूं तो FSM उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने से मुराद ये है कि आप जब स्ट्रिंग आपकी, जब आपकी इनपुट फिनिश हो, यू आर एट सम फाइनल स्टेट। अगर आपकी इनपुट खत्म हो जाती है और आप फाइनल स्टेट्स मल्टीपल भी हो सकती हैं, अगर आप फाइनल स्टेट पे नहीं हैं,
इनपुट आपकी खत्म हो चुकी हुई है, तो हम कहेंगे कि ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन है इसने ये वाली इनपुट रिजेक्ट कर दी है। और अगर आप फाइनल स्टेट पे हैं तो हम कहेंगे ये वाली इनपुट इसने एक्सेप्ट कर ली है। मेक सेंस? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ग्रेट। आप मुझे बताएंगे कि ये कोई एक और स्ट्रिंग की एग्जांपल दें जो, ये तो स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी ना, कोई और स्ट्रिंग बताएं जो एक्सेप्ट हो जाए, उसकी लेंथ जितनी भी हो, डजंट मैटर। कोई एक स्ट्रिंग बताएं जो एक्सेप्ट हो जाए इसमें। योर कॉल। सर इसी की लास्ट में अगर 1 लगा दें। इसी के लास्ट में 1 लगाएं एक्सेप्ट हो जाएगी, इसी क्लास में 0 लगाएं एक्सेप्ट हो जाएगी। और इसके अलावा सर अगर मेरी लास्ट में 110 क्लोज कर दिया जाए। 110 लास्ट पे क्लोज कर दिया जाए तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगी, फिर एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, चेक कर लें, फिर एक्सेप्ट नहीं होगी। सर ये रिपीट उस कर दें, रिजेक्ट और एक्सेप्ट कैसे पता चले? स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी अगर आपकी लास्ट स्टेट जहां पे आपकी स्ट्रिंग फिनिश हुई है, लास्ट वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी। अगर आप फाइनल स्टेट में खत्म किया आपने, at the end you were in final state, then the string is accepted by finite state machine. सर अगर स्ट्रिंग 10 हो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। 10 रिजेक्ट होगी। क्यों? आप Q1 पे थे। याद रखें जब भी आपने स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है आपने Q1 से शुरू करनी है, इनिशियल स्टेट से। इनिशियल स्टेट से हमेशा कंप्यूटेशन स्टार्ट होगी। अगर आपकी 10 स्ट्रिंग है तो जैसे Q1 पे, अगर आप Q1 पे, आप इनिशियली आप Q1 पे हैं, जैसे ही आपने 1 रीड किया यू गो टू Q2, जैसे ही आपने 0 रीड किया यू गो टू Q3। String finished, you are not in a final state, so rejected. Make sense? सर हमारी फाइनल स्टेज Q3 है या Q2? जो फाइनल स्टेट है वो हमने उसको डबल सर्कल किया हुआ है। Q2 is our final state. ठीक है सर। So let me draw some color in there. That is our final state. Double circle. Okay, that's our final ठीक state. है। I should have mentioned this. मैंने mention सही तरह किया नहीं। Okay, so W is equal to 1. ये string accept होगी? यस सर। ये एक्सेप्ट हो जाएगी। यस। W इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, ये एक्सेप्ट होगी? यस सर। ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। सो W इज इक्वल टू 1 1 1, ऑल दीज वंस एंड देन 0, ये एक्सेप्ट होगी? नो सर। नो सर। ओके। ये वाली यस सर। एक्सेप्टेड। accepted. Okay, so now you know that there are some strings that are accepted by this finite state machine and some strings that can be rejected by this finite state machine. You can have another finite state machine that accepts and rejects different kind of strings. But that's what do we mean by computation. A computation means going over the input and finally decides to accept or reject the input. That is what we call as a computation in finite state machine. Clear? यस सर। Okay. One example. I want to build an FSM that accepts any string with
even number of ones. मैं एक FSM बनाना चाहता हूं और उसकी प्रॉपर्टी ये कि कोई भी स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ वंस इवन हो, यानी नंबर ऑफ वंस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, अगर नंबर ऑफ वंस उसमें मैं काउंट करूं स्ट्रिंग के अंदर वो इवन नंबर ऑफ वंस हो तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज रिजेक्ट कर ले. कैसे बनाऊंगा? एनी आइडिया? उसकी स्टेट्स कितनी होंगी, उसके ट्रांजिशन फंक्शंस कितने होंगे? नाउ आई हैव टू, गिवन दिस क्वेश्चन, I have to build a finite state machine that works, that do this kind of computation. Whenever the input has even number of ones, it accepts, otherwise it rejects. How to make a finite state machine? It's your call कि आप कितनी states रखते हैं, initial state के बाद कितनी final रखते हैं. It's your call. What do you think? Any idea? Sir, minimum 2 states. मिनिमम 2 स्टेट्स? हाँ, मिनिमम 2 स्टेट्स तो होती हैं डेफिनेटली, यानी अगर मैं इनिशियल और फाइनल लूं. लेट्स ट्राई दिस वन. मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी एग्जांपल देने लगा हूं. याद रखें, डबल सर्कल जो होगा वही आपकी फाइनल स्टेट होगी. इन दिस केस द इनिशियल स्टेट इज आल्सो फाइनल. और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं. यू विल मेरा क्लेम ये है कि ये जो FSM है ये उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसमें नंबर ऑफ वंस इवन होंगे. लेट्स ट्राई आउट. ट्राई करें जी. सर एक्सेप्टेड Yes, sir. ये सवाल था किसी और का? किसी और का सवाल था यहाँ पे? प्लीज पूछें. नो सर. Okay. So let's try out. Let's do some examples. W1, or let's say W1 is string 1, some string that has even number of ones. It has 4 ones. So our automata should, our FSM should accept this. So let's see. I am in Q1 already. Already I'm in Q1. So when I read 1, I go to Q2. When I read 1 again, I am again in Q1. Then I read 0, I stay in Q1. Then I read 0, I stay in Q1. Then I read 1, I go to Q2. Then I read 0, I stay in Q2. And then I read 1, I go to Q1. The string finished and this string is accepted. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, clear. Let's say let's have some other string 1 1 1 1 0. Let's say this. So it has even number of ones. So we have 1 1 1 1 and then 0. So accepted. So what about this string? What about this string? Will it be accepted? Yes. Yes, sir. Yes, it is accepted. Does this string has even number of ones? It has. Even number of 0. It has zero number of ones. Is 0 even? Yes, sir. Yes. So it should be accepted. सही है? Yes, Yes. sir.
चलें जी, the class is ending now. We will continue from here on, inshallah, in the next lecture. I hope you have enjoyed this lecture, and I think you will enjoy all the lectures in this course, inshallah. Yes, sir. बिल्कुल. चलें जी, with that, कोई सवाल है तो पूछ लें, otherwise let's finish. Any questions? सर Suggestions? इससे रिलेटेड जो स्लाइड्स वगैरह या फिर जो बुक है वो बता दें. बुक है आपकी, लेट मी डिसाइड द बुक. दो किताबें हैं जो मेरे जहन में चल रही हैं. एक किताब है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बाय सिप्सर. लेट मी राइट हियर. माइकल सिप्सर. एक किताब ये है. ये ओपन हो रही है. मैं अभी आपको इसका लिंक जो है वो टेक्स्ट पे भेज देता हूँ. ओके, आप इसको फिलहाल तो डाउनलोड करें ना फौरन. ठीक है. एक और किताब मेरे जहन में चल रही है. अगर मेरा दिल, या दिल तो नहीं कहना चाहिए, अगर मुझे लगा कि वो किताब ज़रूरी है दूसरी, तो देन आई विल गिव यू दैट बुक एज वेल. Right now, you should start reading this book. And by the way, this is advanced book. This is a book normally that is there for kind of MPhil courses. जो contents हैं सारे के सारे वो हम इसी किताब से follow कर रहे होंगे, तो बेहतर है ये किताब भी रख लें. इसके अलावा और किताबें भी हैं. पीटर लेंस की किताब है, उलमान की किताब है, एक दो और भी किताबें हैं. But let me see कि वो किताबें ज़रूरी हैं तो फिर मैं आपको दूंगा. Otherwise, we are just good to go with this book. Okay. So इसका लिंक मैंने आपको भेज दिया. आप इसको अपने तौर पे डाउनलोड करें और चैप्टर 1 को पढ़ना शुरू कर दें. चैप्टर 0 भी पढ़ लें, वैसे वो प्रीलिमिनरीज हैं, जरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, पढ़ लें एक दफा. चैप्टर 1 से आप बेसिकली हमने शुरू कर दिया हुआ है चैप्टर 1 से. ठीक है. Let me see अगर ये होगी अभी तक. Let me show you. Just hold on. Just hold on. Let me show you once it gets opened. So that's the book by Michael Sipser. Introduction to Theory of Computation. And I guess you're able to view this book, I guess. So that's 0. Chapter 0 is about the introduction, some definitions and all that stuff. Basically, we have started from part 1, regular languages. We have started from here, finite automata and this kind of stuff. And hopefully, we will be covering chapter 1 maybe in 3 to 4 lectures. So you start reading from 1.1 maybe. And if it's good to read the introduction as well. It will give you a good foundation of what do we mean by, यानी हम काफी सारी जो mathematics की चीजें use कर रहे होंगे, it is good to read those as well. But today I have started from regular languages 1.1. Okay? Okay, sir. Okay. So सर ये बुक पढ़ना जरूरी है, लेक्चर्स सिर्फ ले लें तो? बुक पढ़ लें बेहतर है. अच्छा, मैं आपको ना बता देता हूं, ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है ना, यहां तक, ये पेज नंबर 128 तक, नॉर्मली जो कोर्स होता है ना ऑटोमेटा का, वो यहां तक होता है. यानी जो दूसरी किताबें हैं ना, और किताबें जो ऑटोमेटा की किताबें हैं, उन्होंने इन्हीं 2 चैप्टर्स को बड़ा खुला के लिखा होगा अपनी पूरी किताब में. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये पार्ट 2 जो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी है, जो नॉर्मली इसमें कवर नहीं होती ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर, मैं इंशाल्लाह ये भी कवर करूंगा इंशाल्लाह ताला. ठीक है जी.
सो लेट्स सी। किताब पढ़ना जरूरी शायद नहीं है, लेकिन याद रखें हमेशा किताब पढ़ने से आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलती रहेगी, बहुत ज्यादा। क्लास सर में उतनी चीजें कवर नहीं होती जितनी किताब में लिखी होती हैं। सो इट इज गुड टू रीड दिस बुक। और ये किताब बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, मैं ये किताब पढ़ने के लिए आपको डेफिनेटली कहूंगा। ये इतनी कमाल की किताब लिखी हुई है, इट इज सो एक्सप्रेसिव, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। सो मैं इनकरेज करूंगा कि आप ये किताब पढ़ें। ऑल्दो अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपको चीजें लेक्चर से समझ आती रहेंगी, लेकिन आई विल इनकरेज कि आप ये किताब पढ़ें। ठीक है जी। सर पार्ट 3 तक भी जाएंगे? मेरी कोशिश होगी। पार्ट 2 तो हम इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे। पार्ट 3 भी हम कुछ हद तक कवर करेंगे। पार्ट 3 भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। यानी ये एज इट इज कंप्लीटली तो सारा कुछ हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर पार्ट में से कुछ ना कुछ चीजें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। जो आपका कंटेंट है जो नॉर्मली बीएस में पढ़ाया जाता है वो पार्ट 1 ही है सिर्फ, जो ऑटोमेटा थ्योरी है वो यहां तक है, पेज 128 तक। लेकिन वी विल ट्राई टू गो बियॉन्ड। सही है? ठीक है सर। ठीक है जी, ये मैं बल्कि सेव कर लेता हूं अपने पास भी। ओके, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।